हमारे एक क्लाइंबर दोस्त थे जो 50 मीटर की दूरी पे होंगे और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाए। ओके। उस पर्टिकुलर एवलांच में ऑलमोस्ट 30 क्लाइंबर्स, वर्ल्ड रेनाउंड क्लाइंबर्स जो दुनिया के अलग अलग पार्ट से आए हुए थे, 30 क्लाइंबर्स की जाने गई। अब -50 में उन हवाओं में क्लाइंब करना इम्पॉसिबल है। एवरेस्ट शिखर को क्लाइंब करने के लिए लगभग 45 से 50 लाख रुपए का खर्च आता है। माउंटेनियरिंग एक बहुत ही महंगा स्पोर्ट है। तीनों अटेम्प्ट मिला के एटलीस्ट 2.5 से 3 करोड़ का हम लोगों का ओवरऑल खर्च हुआ। 12 लाख रुपए तो नेपाल गवर्नमेंट लाइसेंस फी लेती है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? आई वॉन्ट से कि लाशों का ढेर मिलता है। माउंट एवरेस्ट पे डेड बॉडीज हैं, हमने भी देखी हैं। 8-8.5 हजार मीटर के बाद तो आप समझ लीजिए कि कुछ कदम चल के भी आपको कुछ डेड बॉडीज दिखती हैं जो अभी भी हैं और उनको नीचे नहीं ला जा सकता है। तो किसी के जूते और पैर आपको दिख रहे हैं, किसी का बैग आपको दिख रहा है, किसी का हेलमेट आपको दिख रहा है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर इंसान पहुंच पाएगा? हम बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की। साल 1953 में न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और तेनिंग नॉर्वे ने इतिहास लिखकर बताया कि इंसान उस शिखर पर पहुंच गया है जहां पहले कभी किसी इंसान ने कदम नहीं रखा था। तभी से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई का दौर शुरू हो गया, जिसमें भारत को तकरीबन 12 साल बाद सफलता मिली। अवतार सिंह चीमा ने 1965 में पहला कदम माउंट एवरेस्ट पर रखा था। वे 16वें व्यक्ति थे जिन्होंने कदम रखा था। साल 1953 से लेकर 2024 तक 6,664 लोगों ने इतिहास रचा, जिसमें एक ऐसे शख्स हैं जिनसे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने साल 2018 में तीसरे प्रयास में माउंट एवरेस्ट को फतह किया। मिलिए आज के हमारे मेहमान स्वराज जी से। स्वराज, सबसे पहला सवाल आपसे है कि जब आपने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया तो आपका रिएक्शन कैसा था? हाँ हाँ प्रशांत जी, ये तो एक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा रिएक्शन आई थिंक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ वर्ड्स में कि कैसा था। मुझे एक मोमेंट याद है कि जब हम एवरेस्ट की जो फाइनल चोटी है, शिखर है, उसको हम अप्रोच कर रहे थे, तो उसके जस्ट एक 30 सेकेंड्स पहले मैं रुक गया। हम्म। और मैं अपने घुटनों के बल नीचे गिरा हम्म। एंड आई ऑलमोस्ट स्टार्टेड क्राइंग। आंसू निकलने लगे बिकॉज हमें ऐसा बिलीव नहीं हो पा रहा था कि हम एक्चुअली इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। मेरे साथ मेरे और 3 टीम मेंबर्स थे, जो मेरे से कुछ 1 या 2 मिनट पीछे ही थे। तो और हम सबकी एज 35 और 40 के बीच के आसपास की रही होगी लगभग। बट आई थिंक हम उस दिन उस शिखर के 10 सेकंड पहले रुक के हम लोग ऐसा रोए कि आप मानिए कि जैसे कोई 2 या 3 साल का बच्चा हो। तो हम चारों ने एक दूसरे को गले लगाया और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। और उसके बाद हम चारों ने ये डिसाइड किया कि हम चारों एक साथ वो फाइनल 10 स्टेप्स लेंगे, बिकॉज एक एक टीम एफर्ट था ये। और हम लोगों के लिए और भी ज्यादा स्पेशल था, स्पेशली मेरे और मेरे मित्र समीर के लिए, बिकॉज हम लोगों को 4 साल लगे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो एक एक इमोशन ऐसा था कि हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, और एक इमोशन ऐसा था कि चलिए फाइनली ये हो गया। जैसे कभी कभी होता है ना, जो आजकल 12th स्टैंडर्ड के बच्चे एग्जाम्स लिखते हैं और फाइनली आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाता है और आपको रिएक्शन होता है कि चलिए अब फाइनली ये 12 साल की जर्नी खत्म हुई। तो हम लोग के लिए भी कुछ सिमिलर ही रिएक्शन था। कितने अटेम्प्ट में आपने फतेह किया? हम लोगों को 3 अटेम्प्ट लगे एवरेस्ट के लिए। और 2 से 3 अटेम्प्ट एवरेज भी माना जाता है एक एवरेस्ट जैसे माउंटेन को क्लाइम करने के लिए, बिकॉज उसमें इतने ज्यादा अननोन फैक्टर्स होते हैं कि आप वो चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब आप 120% अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट जैसे हमारे केस में ही हमने पहली बार सोचा था कि हम 2015 में एवरेस्ट क्लाइम करेंगे। बट 2015, 2017, 2018, तो 3 अटेम्प्ट्स के बाद हम लोगों को फाइनली एवरेस्ट पे सफलता मिली। फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या हुआ? थोड़ा सा बताइए कि क्यों वहाँ फेल्यूर आप साबित हुए, फर्स्ट और सेकेंड।
फर्स्ट और सेकंड एक्चुअली काफी लंबी कहानी है, तो मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बट 2015 में नेपाल में एक भूकंप आया था, 25 अप्रैल को, हम्म। जो इनफैक्ट आज 24 अप्रैल का दिन है, तो उस भूकंप को अब 9 साल जैसे होने लगे हैं। उस भूकंप की वजह से एक एवलांच ट्रिगर हुआ था माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे। जैसे हम लोग इंडिया में लैंडस्लाइड से वाकिफ हैं, तो लैंडस्लाइड में काफी पत्थर गिरते हैं ऊपर से जब हैवी बारिश होती है। तो एवलांच में क्या होता है कि काफी स्नो और आइस गिरता है। हम्म। तो नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी के कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें ऐसा उन्होंने बताया है कि 1000 टन के ऊपर बर्फ एवरेस्ट बेस कैंप के ऊपर गिरी थी। हम्म। और उस टाइम हम लोग भी एवरेस्ट बेस कैंप पे ही थे, ये 2015 की बात है। और हम और हमारी पूरी टीम बर्फ और स्नो के नीचे कंप्लीटली बरी हो गए थे, हम लोग दब गए थे अंदर। तो एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था वो हमारी टीम के लिए। और उस साल जैसे आपने बताया कि बर्फ के नीचे आ गए हैं, तो बचे कैसे? बचे तो ऑनेस्टली हम लोग किस्मत की वजह से, हम्म। क्योंकि और कोई रीजन था नहीं। हमारे एक क्लाइंबर दोस्त थे जो लिटरली हमसे 50 मीटर की दूरी पे होंगे, और हम्म। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाए। ओके। उस पर्टिकुलर एवलांच में ऑलमोस्ट 30 क्लाइंबर्स, वर्ल्ड रेनाउंड क्लाइंबर्स जो दुनिया के अलग अलग पार्ट से आए हुए थे, 30 क्लाइंबर्स की जाने गई इन अ मैटर ऑफ अबाउट 30 मिनट्स। वो एवलांच इतना स्ट्रांग था। हम लोग ऐसे बचे कि जिस हम लोग बस लकी थे कि जिस स्नो और आइस के नीचे हम लोग दबे वो पाउडर स्नो था, एकदम लाइट स्नो था वो। ओके। तो हैवी हैवी आइस का स्लैब हम लोगों के ऊपर नहीं था। तो हम्म। जब एवलांच आया तो जब हम लोग दबे तो 45-50 सेकंड्स तक हम लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, ब्रीद नहीं कर पा रहे थे। आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी ने आपको पकड़ के एक ठंडे पानी के स्विमिंग पूल के अंदर डाल दिया हो। राइट। तो वो हमारी सिचुएशन थी 45-50 सेकंड्स के लिए। और फिर फाइनली वो एवलांच रुक गया, उसकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ थी, इंटेंसिटी थी, वो थोड़ी सी कम हो गई। और जब वो हमारे कैंप को हिट करके आगे निकल गया, बिकॉज एवलांच एक सुनामी जैसा होता है, राइट। तो सुनामी जैसे जो वेव आती है सुनामी की, वैसे एवलांच की वेव आती है, और वो कंटिन्यूस एक डायरेक्शन में जाती रहती है। तो हमारा एक पर्टिकुलर जब कैंप लगा हुआ था, तो एवलांच ने जब हमको हिट किया और फिर वो आगे निकल गया, तो ऑलमोस्ट 45-50 सेकेंड्स के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा सांस लेने का ट्राई किया, और एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो बोलते हैं वो किक इन हो गया, और हम लोग ने सडनली जस्ट उस स्नो को हटाया और हम लोग ऊपर आ गए। और लकीली हमारी टीम में सपोर्ट स्टाफ मिला के, जो शेरपाज रहते हैं, कुक्स रहते हैं, हेल्पर्स रहते हैं, उन सबको मिला के ऑलमोस्ट हम लोग 9 लोग थे। और लकीली 9 के 9 हम लोग सरवाइव कर गए, बट प्राइमरीली बिकॉज ऑफ गुड लक एंड जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन हुआ उसके वजह से। बट जैसे मैंने आपको बताया कि काफी लोग नहीं बच पाए उस एवलांच में। और सेकेंड अटेम्प्ट में तो क्या ये हुआ? 2000 सेकेंड अटेम्प्ट में भी मौसम की खराबी के वजह से हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए बहुत एक लंबा समय लगता है। हम्म। और ये बहुत वेदर डिपेंडेंट होता है, अगर आपका मौसम आपका साथ दे तो ही आप जा सकते हैं। हम्म। एवरेस्ट के शिखर पे एक एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एवरेस्ट का शिखर 8850 मीटर के आसपास है। और हम्म। 8850 मीटर पे आ, जो विंड्स चलती हैं, हवाएं चलती हैं, उनको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम विंड्स। तो जो बड़े बड़े जंबो जेट प्लेन्स जो चलते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, हम्म। कभी कभी वो लोग इस जेट स्ट्रीम विंड्स को टेल करते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को फ्लाई करने के लिए। तो ये जो हवाएं हैं इनका स्पीड ऑलमोस्ट 110 से 120 किलोमीटर के आसपास का रहता है। हम्म। और अ, आप सोच लिए 110 120 किलोमीटर की स्पीड पे अगर हवा चल रही है 8000 मीटर पे, नॉर्मल टेम्परेचर आपका -45 से -50 तक चला जाता है। हम्म। अब -50 में उन हवाओं में क्लाइम करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको फ्रॉस्ट बाइट, एक चीज हम लोग बोलते हैं माउंटेनियरिंग में कि आपके फिंगर टिप्स और पैर के फिंगर टिप्स फ्रीज हो जाते हैं। तो ओके। जब हमारा 2017 का अटेम्प्ट था, 2017 का, तो हम लोग फाइनली जब अपने फाइनल कैंप 4 पे पहुंचे जो 8000 मीटर पे है, हम्म। जिसको डेथ जोन भी कहा जाता है, क्योंकि आप उस टाइम पे ऑक्सीजन लगा के आप उस जगह पे होते हो। तो हमें जो वेदर रिपोर्ट मिली थी, वेदर प्रिडिक्शन मिली थी अमेरिका की एक कंपनी से, उसमें ये लिखा था कि हवाएं उस दिन 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होंगी।
तो वो वेदर रिपोर्ट को हम लोग फॉलो करते हुए कैंप 4 8,000 मीटर पहुंचे। बट 20 से 30 किलोमीटर की जगह विंड्स हो गई 120 से 130 किलोमीटर, जो हमारा टेम्परेचर अनुमान था कि -30 से -35 के बीच में होगा। ये हवाओं की वजह से वो टेम्परेचर -45 से -50 चला गया। अब हम लोग एक टेंट में बैठे हैं, बाहर हवाएं 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हैं, हम लोग ऑक्सीजन लगा के बैठे हैं और एवरेस्ट का समिट हमें दिख रहा है, शिखर हम देख पा रहे हैं। बट हम लोग जा नहीं पा रहे थे इन हवाओं की वजह से। हम लोग वहां पे, हमको लगा ठीक है थोड़ी देर वेट करेंगे। 4 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए, 16 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, 30 घंटे हो गए। 30 घंटे तक हम, हमारी टीम ऑक्सीजन के साथ उन हवाओं में -45 में एक टेंट के अंदर ऐसे बैठे रहे। और 30 घंटे के बाद जब हवाएं फाइनली रुकी, तो हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारे पास अभी उतना ही ऑक्सीजन बचा है जो हमें सेफली कैंप 4 से कैंप 3 ले जाए। उतना ऑक्सीजन नहीं है कि हम कैंप 4 से एवरेस्ट के शिखर पर जा पाए, वापस कैंप 4 आ पाए और फिर वापस कैंप 3 जा पाए। तो ऑब्वियसली वो बहुत ही डिफिकल्ट और इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि हमारे जो उस टाइम क्लाइंबिंग लीडर थे, एक शेरपा थे, वो बहुत एक्सपीरियंस थे, उन्होंने एवरेस्ट ऑलरेडी 5 to 6 टाइम्स क्लाइंब किया हुआ था। तो उनकी एडवाइस यही थी कि अगर आपको सही सलामत घर जाना है तो अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है कि ये ऑक्सीजन यूज करके आप नीचे जाइए। वो हम लोगों को बहुत उस टाइम एक्सेप्ट नहीं हुआ। बट 2017 में हम लोगों ने फिर फाइनली यही डिसाइड किया कि ये ऑक्सीजन यूज करके नीचे जाते हैं। तो 2017 में हवाओं की वजह से हम लोग सेकेंड टाइम भी फेल हो गए। फोर्थ कैंप से कितनी दूरी होगी शिखर के? तो रवि जी, डिस्टेंस वाइज तो 850 मीटर है, बिकॉज फोर्थ कैंप आप 8,000 मीटर पे बैठे हैं। टोटल 850 मीटर आपको जाना है, बट वो क्लाइंब इतनी ज्यादा खड़ी चढ़ाई है, इतनी स्टीप है और इतनी टेक्निकल है वो क्लाइंब कि उस क्लाइंब को आपको करने के लिए एवरेज एक इंसान, कोई अच्छा क्लाइंबर 10 से 12 घंटे ले लेता है। तो 12 घंटे हमारे बचे थे जाने के और 7 से 8 घंटे अच्छे थे वापस आने के। तो कैंप 4 से टोटल टाइम वाइज 20 घंटे की क्लाइंब बची थी, डिस्टेंस वाइज 850 मीटर की बची थी। आपने तीसरी अटेम्प्ट में फतेह कर लिया। खर्च कितने हुए हैं पूरा ओवरऑल? तीसरे अटेम्प्ट में, यस दैट इज ट्रू, तीसरे अटेम्प्ट में हमने फतेह कर लिया। एक एवरेज एवरेस्ट शिखर को क्लाइम करने के लिए लगभग 45 से 50 लाख रुपए का खर्च आता है। ओके। अ, और हम लोगों ने, मतलब मेरे और मेरे जो मित्र हैं समीर, जो हमने तीनों क्लाइम साथ में करी। तो पर अटेम्प्ट जो एक बार हमें ट्राई करने का लगा, वो लगभग 1 करोड़ के आसपास था। और हमने 3 अटेम्प्ट किए। तो हम लोग मजाक में लोगों को बोलते हैं कि हमारे पास एक किडनी कम है, क्योंकि हमने एक किडनी बेच के ही ये कर पाए हम लोग। बट माउंटेनियरिंग एक बहुत ही महंगा स्पोर्ट है। तो तीनों अटेम्प्ट मिला के लगभग एटलीस्ट 2.5 से 3 करोड़ का हम लोगों का ओवरऑल खर्च हुआ। 3.5, सॉरी, कितना बताया आपने? ढाई 2.5 से 3 करोड़। 3 करोड़? 3 करोड़ लग गए? 3 करोड़ लग गए, और इसमें कोई मनी बैक गारंटी या कैश बैक गारंटी कुछ भी नहीं मेरा है। मतलब आपको ये भी गारंटी नहीं कि आप घर भी वापस आएंगे कि नहीं सेफली। तो बस ये एक पैशन है, एक जुनून है जो आप करते हैं, इसमें आपको कोई कोई रिवॉर्ड नहीं है, आपको गवर्नमेंट से कुछ वापस नहीं मिलता है, आपको ऐसा कोई रिकग्निशन नहीं मिलता है। ये एक पर्सनल पैशन या जुनून के लिए आप करते हैं कि मैं कर सकता हूँ और मैं दुनिया के हाईएस्ट पॉइंट पे जाके चढ़ सकता हूँ। तो स्वराज, आपने 3 करोड़ लगाए, ठीक है। शिखर सबमिट करने से पहले आप करते क्या थे और अभी क्या कर रहे हैं? अम, शिखर को ट्राई करने से पहले मैं एक कॉर्पोरेट बैंक जॉब में था। तो मैंने अपना एमबीए किया है, 12th के बाद कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक पूना के काफी अच्छे इंस्टीट्यूट, एक सिम्बायोसिस करके एक इंस्टीट्यूट है, जिनका आई थिंक दिल्ली में भी कैंपस है, तो उनका जो पूना का कैंपस है वहां से मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद एक काफी अच्छी जॉब में था, मैं बैंक के जॉब में था बॉम्बे में। एक फॉरेन बैंक, एक था, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। मैं वहाँ जॉब करता था। और बट जॉब में सारा दिन आप बस एक लैपटॉप के सामने बैठे हैं
और आप एक एक्सेल शीट पे नंबर क्रंचिंग कर रहे हैं, स्पेशली एक बैंक में, या तो आप सेल्स कर रहे हैं, आप नंबर क्रंचिंग कर रहे हैं। एंड वो जॉब मैंने 4 से 5 साल करी, 2007 से 2011-12 तक। बट फिर उसके बाद मुझे लगा कि आई थिंक लाइफ में और भी कुछ किया जा सकता है। अगर आप रिस्क लेंगे तो आप डेफिनेटली थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने अपनी बैंक की जॉब छोड़ी। बट मैं ये कहूँगा कि लकीली मेरे मेरे एक फ्रेंड थे जो जिन्होंने जिन्होंने भी अपनी एक अच्छी जॉब छोड़ी। वो इन्फोसिस में थे, मैं इस बैंक में था। हम दोनों ने छोड़ के नेपाल में एक क्लाइंबिंग और एक ट्रैकिंग कंपनी स्टार्ट करी। हम्म, और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोगों को माउंटेन्स तक पहुंचाएं, लोगों हम्म, को ट्रैकिंग तक पहुंचाएं। कोई भी ट्रैकिंग कर सकता है, कोई भी माउंटेनियरिंग कर सकता है। हम्म। तो हम लोगों ने वो स्टार्ट किया, और उसी के साथ साथ हमारा एक पर्सनल एम्बिशन भी था कि हम एवरेस्ट के शिखर को चढ़ने का ट्राई करें। तो ये हम लोगों का बैकग्राउंड है। मतलब ये पैशन था कि नौकरी छोड़कर, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी छोड़कर, जबकि भारत में स्कोप भी नहीं है इसका। यहाँ तो सिर्फ क्रिकेट की बात होती है, बाकी कुछ और दो तीन स्पोर्ट्स हैं, इसकी स्कोप भी नहीं है। फिर आपने नौकरी छोड़ा, मतलब क्यों ऐसा? मतलब पैशन को लेकर, या कि चलो कुछ अलग करते हैं ऐसा? आई थिंक दोनों चीजों का मिक्स था। मैंने एवरेस्ट के बारे में कुछ किताबें पढ़ना स्टार्ट करी, कुछ इंटरनेट पे कुछ रीडिंग करना स्टार्ट करी थी। और जब मैंने वो पढ़ी तो इतनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है एवरेस्ट की, और इतना मुश्किल है उस पहाड़ के ऊपर तक पहुंचने के लिए, कि मैं सोचने लगा कि ये लोग कौन है जो एवरेस्ट के शिखर तक जा सकते हैं। ये कोई सचिन तेंदुलकर है माउंटेनियरिंग के, या कोई राहुल द्रविड़ है, या कोई MS धोनी आपको बनना पड़ेगा उस फील्ड का। हम्म, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि नहीं, ये नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं। आपको बस उसकी तरफ आपको मेहनत करनी है, आपको उस तरह पे प्रिपेयर करना है। और ये प्योरली एक पैशन था, प्योरली एक जुनून था कि हमें अपनी पूरी लाइफ बस एक ऑफिस में बैठ के लैपटॉप के सामने नहीं गुजारनी है, कुछ और भी करना है। तो उसी ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हुए कि हम लोग आउटडोर्स में ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और हम्म, हम ही नहीं, हर हर इंसान कर सकता है, राइट? बिकॉज लोग सिटीज में इतना ज्यादा अब सेटल हो चुके हैं, अपने ऑफिस जॉब्स में इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं, बच्चे अपने आईपैड्स के साथ इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं कि ओवरऑल आउटडोर एक्सपोजर कम हो गया है। हम्म, तो बहुत ही मुश्किल था। मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, मेरे फादर आर्मी में थे, और मेरी मदर पूरे लाइफ अपने एक टीचर थी। तो हम्म, उनको ये समझना कि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने एक अच्छा MBA कर लिया और एक अच्छा जॉब मेरे को मिल गया है। उनसे नहीं हुआ था डाइजेस्ट। पहले 3-4 साल उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, मतलब ऐसे कैसे कोई कर सकता है कि आप अपना जॉब छोड़ के कोई आप इस्टेब्लिश बिजनेस भी नहीं कर रहे हो। जैसे आपने कहा कि इंडिया में स्कोप बहुत कम है, अगर आप कोई इस्टेब्लिश बिजनेस कीजिए तो फिर भी किसी को समझ आता है। बट आप इतना एक एक्सट्रीम माउंटेनियरिंग आउटडोर की फील्ड में आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले 2-3 साल तो हमें बहुत वक्त लगा इस्टेब्लिश करने के लिए। बट फाइनली जब हम लोग का भी एवरेज का क्लाइम हो गया, तो लोगों को लगा कि चलिए ठीक है, लग रहा है कि ये लोग सीरियस हैं। बट हमें 5 से 6 साल लगे एटलीस्ट ये प्रूव करने के लिए कि हम लोग सीरियस हैं, हम लोग ये कर सकते हैं। और अब फाइनली जाके आई थिंक आई वुड से कि हमें कुछ सफलता मिली है इसमें। इस फील्ड में आप काफी अनुभवी हो गए हैं, तो हमें विस्तार से समझाइए। जैसे मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है एज अ बिगनर, मुझे कुछ नहीं पता है, जीरो नॉलेज है, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने पैसे खर्च होते हैं? ओवरऑल आप बताइए विस्तार से। एब्सोल्युटली। तो रवि जी, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम का हमेशा छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ही होता है, वन स्टेप एट अ टाइम हर चीज में है। तो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए भी वन स्टेप एट अ टाइम है। अगर मैं आपको एक क्विक उदाहरण दूं कि जैसे आजकल मैराथन्स काफी फेमस हैं, काफी लोग सिटीज में भी मैराथन्स भागना लोगों ने स्टार्ट किया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज लोग फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम्म, अगर आपको एक फुल मैराथन भागना है जो 42 किलोमीटर का होता है, तो उसके लिए आप पहले सोचेंगे कि चलिए ठीक है, मैं 3 किलोमीटर भागता हूँ, फिर 5 भागता हूँ, फिर 10, फिर 15, फिर 21 भागूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप लोग जाते हैं। तो सिमिलरली अगर आपको माउंट एवरेस्ट जैसा माउंटेन चढ़ना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। आ, इंडिया में हम लोग इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास हिमालयाज है, जो ना यूरोप के पास है, ना अमेरिका के पास है, ना चाइना के पास है, ना रशिया के पास है, बट इंडिया के पास हिमालयाज है। मुझे हम्म, लगता है उससे बड़ा ब्लेसिंग हम लोग के पास नहीं है।
जहाँ पे शिखर ऐसे हैं जो 4,000 मीटर, 5,000 मीटर, 6,000 मीटर के माउंटेन्स हैं जो लोग बहुत आसानी से क्लाइम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है जो बहुत लोगों को नहीं पता है कि इंडिया में 5 बहुत ही फेमस A1 क्वालिटी के माउंटेनियरिंग स्कूल्स हैं इंडिया में, जहाँ पे आप बकायदा जाके माउंटेनियरिंग सीख सकते हैं, माउंटेनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं आप। अ, अ, एक दार्जिलिंग में है, एक उत्तरकाशी में है, एक मनाली में है, एक कश्मीर में है, और एक नया अभी खुला है अरुणाचल में। तो हम्म। ये 5 माउंटेनिंग स्कूल्स इतने फेमस हैं वर्ल्ड में कि एक्चुअली आप बिलीव नहीं करेंगे कि फॉरेनर्स बाहर से आते हैं इन हम्म। माउंटेनियरिंग स्कूल्स को अटेंड करने के लिए। हम्म। 1 महीने का इसमें कोर्स होता है जिसको कहा जाता है बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। तो हम्म। अगर किसी को भी ट्रैकिंग या माउंटेनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो सबसे पहली चीज उन्हें ये करनी है कि उन्हें 1 महीने का टाइम निकाल के किसी एक माउंटेनियरिंग स्कूल में इनरोल करना है। ये हम्म। गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं और इनका मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन और क्वालिटी वर्ल्ड में बेस्ट है। हम्म। राइट। तो हमने भी वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। माउंटेनियरिंग कोर्स हमने किया था बेसिक। अगर आपको वहाँ अच्छे ग्रेड आते हैं तो आप एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। हम्म। ये दोनों चीजें करने के बाद, हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि माउंटेनियरिंग थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो कोई भी शिखर अगर आपको इंडिया में क्लाइम करना है जो 4, 5, 6 हजार मीटर की रेंज में हो, तो कहीं 40 से लेके 70 हजार रुपए तक का आपका खर्चा आएगा। बट ये 2-3 साल का प्रोसेस है। अगर आप आज सोचेंगे कि आपको माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप बोले कि चलिए मैं सोच रहा हूँ कि 2028 में मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूँ, तो वो हम्म। डेफिनेटली पॉसिबल है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक माउंटेनियरिंग स्कूल जाइए, फिर 4 या 5 हजार मीटर के 3-4 शिखर कीजिए, 6 हजार मीटर के 2-3 शिखर कीजिए, 7 हजार मीटर का एक शिखर कीजिए, और फिर आप इवेंचुअली रेडी हैं। हमारे ऐसे मित्र हैं, क्लाइंट्स हैं, मैं बोल सकता हूँ कंपनी में, जो रेगुलर कॉर्पोरेट जॉब्स में हैं, हम्म। और उन्होंने हम लोगों के साथ मिलके ओवर द इयर्स, क्योंकि अब हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए, तो अभी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जो एक इंडिया की ओल्डेस्ट लेडी है, 58 ईयर्स ओल्ड, हम्म। उनको हम पिछले 3 साल से ट्रेन कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए, और वो अपना अटेम्प्ट अगले साल करने वाली हैं। हम्म। उन्होंने सिस्टमेटिकली पिछले 3 साल में एग्जैक्टली यही किया है, छोटे छोटे माउंटेन से स्टार्ट करके अब वो इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने 7,000 मीटर तक के माउंटेन्स भी क्लाइम किए हैं। और अब हम्म। फाइनली उनकी जर्नी रहेगी अगले साल 8,000 मीटर क्लाइम करने की। ओके। इसमें टाइम कितने लगते हैं, पैसे कितने लगते हैं एक अटेम्प्ट में? स्पेसिफिकली माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि 45 से 50 लाख, 45 से 50 लाख रुपए का एक्सपेंस आता है स्पेसिफिकली माउंट एवरेस्ट के लिए। बट अगर छोटे शिखर क्लाइम करें तो 50 से 70, 80 हजार रुपए तक वो क्लाइम्स हो जाती हैं। हम्म। माउंट एवरेस्ट इतना एक्सपेंसिव इसलिए पड़ जाता है क्योंकि इस 50 में से 12 लाख रुपए तो नेपाल गवर्नमेंट लाइसेंस फी लेती है। हम्म। आपको नेपाल गवर्नमेंट को एक परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो 11 से 12 लाख रुपए नेपाल गवर्नमेंट लेती है। तो ये सिर्फ एवरेस्ट के लिए 45 to 50 लाख रुपीज का बजट हम्म। किसी को बनाना पड़ेगा अगर उन्हें क्लाइम करना है तो। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज रवि जी मैं कहूंगा कि मेंटल डिटर्मिनेशन होता है। हम्म। फिजिकली इंसान कोप अप कर ही लेता है। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे ट्रेनिंग में डेडिकेट कर रहे हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, तो फिजिकली आप अपने आप को पुश कर सकते हैं। बट मेंटली वो फोकस रखना हम्म। कि मैं 2 से ढाई महीने एक ग्लेशियर पे हूँ, बिकॉज एक एवरेज एवरेस्ट अटेम्प्ट को 2 से ढाई महीने तक लग सकते हैं। हम्म। पैसा अपनी जगह हो गया, बट एक टाइम का फैक्टर भी है। राइट। 2 से ढाई महीने आप एवरेस्ट के बेस कैंप पे बैठे हैं 18,000 फीट पे, एक छोटे से टेंट में, जहाँ पे आपके बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आप अपनी फैमिली से दिन में 2 या 3 दिन में एक बार मुश्किल से बात कर पाएंगे। आपको बहुत ही एक लिमिटेड टाइप का कुछ खाना मिलेगा। आप लोड्स कैरी कर रहे हैं बाहर। अगर एक अच्छा दिन है तो -10 डिग्री है, और अगर मौसम खराब है तो -20 डिग्री है। तो मेंटली इसको एंड्योर करना कि मैं ये 2 से ढाई महीने ये मैं खींच सकता हूँ इस चीज को, और उसके पहले जो आपकी ट्रेनिंग है जो आपने इतने सालों में करी है, आई वुड से दैट क्लाइंबिंग माउंटेन्स इज मेंटल। हम लोग माउंटेनियरिंग में एडमंड हिलरी जी ने एक बहुत अच्छी चीज कही थी, इट इज नॉट द माउंटेन यू कॉन्कर बट योर सेल्फ। ओके। आप पहाड़ नहीं चढ़ रहे हो, आप अपने दिमाग को फतेह कर रहे हो। सोशल मीडिया पे कुछ मतलब कई चीजें वायरल होती हैं कि माउंट एवरेस्ट पे
जब लोग शिखर समिट करने जाते हैं तो लाशों का ढेर मिलता है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई रवि जी थोड़ी तो है। डेफिनेटली आई वुड से 30 से 40% सच्चाई है। आई वोंट से कि लाशों का ढेर मिलता है, बट 8,000 मीटर पे आदमी खुद सरवाइव कर जाए वो बहुत बड़ी बात है। हम्म। और ऐसे काफी इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 15 से 20 सालों में, जहाँ पे लोग एवरेस्ट के शिखर पे जाते जाते उन्होंने अपनी जान गंवाई है। बहुत रीजन हो सकते हैं। ऑक्सीजन लोगों का खत्म हो जाता है, माउंटेन में वेदर खराब हो जाएगा। जैसे मैंने आपको अपने 2017 के अटेम्प्ट के बारे में बताया कि हम लोग 120 किलोमीटर विंड पे फंस गए थे। हम्म। उस वेदर में अगर आप फंस जाइए और आपके पास टेंट भी नहीं है, तो रेशो, ओवरऑल डेथ रेशो माउंट एवरेस्ट पे काफी हाई है, राइट। और 8,000 मीटर पे, 8,500 मीटर पे अगर किसी वजह से आप नहीं कोप अप कर पाते हैं, तो वहां से आपको नीचे लाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टास्क है, हम्म। राइट। और इवन तो आपके साथ एक शेरपा होता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, बट एक पॉइंट के बाद ये आ जाता है कि दो लोग उस टॉर्म में अपनी जान गंवा दें कि एक, तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉल है। बट यस, इट इज ट्रू, ये बात सच है कि माउंट एवरेस्ट पे डेड बॉडीज हैं। हम्म। हमने भी देखी हैं। 8 से 8,500 मीटर के बाद तो आप समझ लीजिए कि कुछ कदम चल के भी आपको कुछ डेड बॉडीज दिखती हैं जो अभी भी हैं, और उनको नीचे नहीं ला जा सकता है। तो ये बात सच है। तो देखने के बाद तो एकदम सहम जाता होगा कि अरे यार, ये क्या है? यस, वो बात सच है कि कुछ बॉडीज खराब नहीं होती हैं, बिकॉज टेम्परेचर इतना लो है, -45 -50 है, तो वो ऐसा एक नेचुरल फ्रीजर जैसा वो बन जाता है। हम्म। बट वहां पे स्नोफॉल इतनी होती है कि मोस्टली बॉडीज कवर हो जाती हैं। बट आप फिर भी आप देख सकते हैं कि किसी के जूते और पैर आपको दिख रहे हैं, किसी का बैग आपको दिख रहा है, किसी का हेलमेट आपको दिख रहा है। वही उनकी कंट्री के फ्लैग में किसी ने उनको रैप करके रखा हुआ है। 2012 का एक इंसिडेंट है, हमारे जानने वाली एक लेडी थी श्रेया शाह, जो हम्म। कनाडा से थी। उनकी बॉडी अभी तक कैनेडियन फ्लैग में रैप्ड है और वहां पे है और वो दिखती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इवेंचुअली मेंटली ही वो आप पुश कर सकते हो। ये सब चीजें देखने के बाद भी इंसान डेफिनेटली सहम जाता है, बट आपको मेंटली फोकस रखना है और आपको क्लाइम करना है। तो आ, काफी डिफिकल्ट हो जाती है सिचुएशन 8,000 मीटर के बाद। दो रास्ते हैं माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंब करने के, एक नेपाल के साइड से और दूसरा चीन की तरफ से। तो विच वन बेटर? कौन सा मतलब जो रास्ता है, रूट है, वो सही है, नेपाल या चीन? एक्चुअली रवि जी, दोनों ही रास्ते उतने ही डिफिकल्ट है मैं कहूंगा। बिकॉज इवेंचुअली आप 8,000 मीटर पे चढ़ रहे हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि 8,000 मीटर को हम लोग माउंटेनियरिंग में डेथ जोन बोलते हैं। डेथ जोन इसलिए बोलते हैं कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। हम लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी टाइम आपने डेथ जोन में काटा, वो आपका बोनस टाइम था। हम्म। मतलब ह्यूमन बॉडी जो है वो बनी नहीं थी 8,000 मीटर तक जाने के लिए। अगर आप 8,000 मीटर पे जा रहे हैं तो आप बस एक जंबो जेट में ही जा सकते हैं। अगर आप इंसान वहां चल के जा रहा है तो भगवान ने उस हिसाब से बनाया नहीं था बॉडी की वो 8,000 मीटर पे रह पाए। हम्म। तो चाहे आप चीन से जाएं या नेपाल से जाएं, दोनों रास्तों में डिफिकल्टी उतनी ही है। बट चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली बेटर है। काफी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप कहा जाता है, जो नेपाल साइड से एक 8 से 10 दिन का एक ट्रैकिंग रूट है, तो पहले आप 10 दिन ट्रैकिंग करके आप एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचते हैं नेपाल साइड से। चीन ने क्या किया है कि उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप तक एक मोटरेबल रोड बना दी है। तो ओके। आप एक्चुअली गाड़ी से जा सकते हैं एवरेस्ट बेस कैंप तक चीन साइड में। हम्म। तो वहां का जो एवरेस्ट बेस कैंप है, वहां पे जो आपको फैसिलिटीज मिल सकती हैं वो थोड़ी बेटर हैं, क्योंकि वहां गाड़ी पहुंच रही है। तो जब गाड़ी पहुंच रही है तो आप बेटर क्वालिटी के टेंट्स, बेटर क्वालिटी के मैट्रेसेस, बेटर क्वालिटी के ब्लैंकेट, स्लीपिंग बैग, वो सब आप गाड़ी से इजीली भेज सकते हैं। नेपाल में सब कुछ वो ह्यूमन कैरी होता है, पोर्टर्स होते हैं जो आपके लिए सामान कैरी करते हैं। तो बट ये सिर्फ बेस कैंप तक का ये सिचुएशन है। बेस कैंप के बाद अगर बात की जाए दोनों रूट्स की, तो दोनों ही रूट्स उतने ही डिफिकल्ट हैं। दोनों ही रूट्स में आपको डेथ जोन एंटर करना ही है। दोनों ही रूट्स में आपको बहुत ही खराब मौसम मिलेगा। अम, तो यही मैं बोल पाऊंगा कंपैरिजन दोनों रूट्स का। मतलब कि आप बजट में भी कोई फर्क होगा तब फिर तो? बजट में हल्का फर्क है। एक्चुअली चीन साइड से क्लाइम करना थोड़ा सा कम पड़ जाता है, बिकॉज एक आपके 8 से 10 दिन ट्रेकिंग के बच जाते हैं। आप बस एक दिन में वहां गाड़ी से पहुंच जाइए। बट जो हम्म। परमिट की कॉस्ट
है जो चीन साइड से आपको देनी है, नेपाल साइड से देनी है, उसमें भी 1 से 2 लाख का ही फर्क है। तो अगर आप 45 से 50 लाख रुपए नेपाल साइड से अगर आप बजट कर रहे हैं, तो मे बी 5% कम लगेगा आपको चीन साइड से, तो बहुत कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। ओके। तो इंडियन के लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा, नेपाल या चीन? आई थिंक फॉर इंडियंस नेपाल साइड बेटर है। हम लोगों का कल्चर सेम है, काफी नेपाल के साथ कल्चर मिला जुला हुआ है। चाइना में अगर आप परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो कभी कभी आई थिंक जो भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे हैं चाइना के साइड, परमिट कभी कभी मिलने में भी दिक्कत होती है। हमारे ऐसे भी कुछ माउंटेनियरिंग फ्रेंड्स हैं जिन्होंने चाइना साइड से परमिट के लिए अप्लाई किया है और उन्हें परमिट ना भी दिया गया हो। हम्म। तो इंडियंस के लिए बेटर है डेफिनेटली नेपाल साइड। जैसा कि आपने बताया कि एवरेस्ट क्लाइंब करने में 2-2.5 महीने लग जाते हैं, ऐसा क्यों? ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है रवि जी, क्योंकि लोग भी काफी शौक हो जाते हैं सुन के कि 2.5 महीने आपको क्यों चाहिए एक माउंटेन क्लाइंब करने के लिए। बट इसमें मेन है कि हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं एक्लेमेटाइजेशन, जिसका मतलब ये है कि आप एक नई जगह पे जाएं तो आपको वहाँ यूज टू होना जरूरी है। तो हम्म। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो एवरेस्ट का बेस कैंप जिसको कहा जाता है, वो खुद ही 18,000 फीट पे है। 18,000 फीट पे आपको 30 से 40% कम ऑक्सीजन मिलती है, जो ह्यूमन बॉडी यूज टू होने के लिए टाइम लगता है। तो जब आप एवरेस्ट के बेस कैंप पे पहुंचते हैं, तो हम्म। आप हफ्ते से 10 दिन के लिए सिर्फ वहां पे रहते हैं, ताकि एवरेस्ट बेस कैंप ही आपका घर बन जाए, हम्म। आप इतना यूज टू हो जाएं। और उसके बाद आपको 4 कैंप लगाने हैं, कैंप 1, 2, 3, 4। हम्म। तो आप एवरेस्ट बेस कैंप से कैंप 1 जाते हैं, कुछ सामान लेके जाते हैं, कैंप 1 पे एक रात गुजारते हैं। बट फिर आपके पास ना ही सामान है ना ही वहां पे इतना ऑक्सीजन है कि आप ज्यादा सर्वाइव कर पाए, तो आप क्या करते हैं, आप कैंप 1 से वापस बेस कैंप आ जाते हैं नीचे। हम्म। बेस कैंप में आप फिर से रेस्ट करते हैं 3 से 4 दिन। फिर आप कैंप 2 स्टैब्लिश करने के लिए जाते हैं। तो आप वापस कैंप 1 जाते हैं, कैंप 2 जाते हैं। कैंप 2 पे आप कुछ सामान छोड़ते हैं, 3 से 4 दिन वहां आप रहते हैं। बट फिर आपका सप्लाईज और ओवरऑल ऑक्सीजन इतना कम हो जाता है कि आपको फिर से नीचे आना पड़ता है। आप हम्म। इमेजिन कीजिए, आप कैंप 2 से फिर से नीचे बेस कैंप आ गए। फिर हम्म। आप ये सर्कल रिपीट करते हैं कैंप 3 के लिए। फिर हम्म। आप फिर से कैंप 2 जाते हैं, कैंप 3 जाते हैं, कैंप 3 पे एक रात स्पेंड करते हैं, कुछ सामान छोड़ते हैं। फिर से आप नीचे वापस बेस कैंप आ जाते हैं। तो हम्म। इसको रोटेशंस हम कहते हैं ऑन द माउंटेन। आप जितना रोटेशंस करेंगे उतना आपके कैंप सिक्योर रहेंगे ऊपर, और उतने ही आपकी बॉडी ज्यादा यूज टू होगी इस हायर ऑल्टीट्यूड के लिए, कम ऑक्सीजन के लिए। हम्म। तो ये रोटेशंस में कैंप 1 जाना नीचे आना, कैंप 2 जाना नीचे आना, कैंप 3 जाना नीचे आना, ये एक एवरेज क्लाइंबर कम से कम 3 से 4 बार इस चीज को करता है। और बहुत वेदर डिपेंडेंट है, तो ये सब ऐड करके 2 से 2.5 महीने का एक टाइम एक क्लाइंबर को लगता है। तो मुझे अगर आना होगा तो मैं एडवेंचर प्लस से जुड़ सकता हूँ? बिल्कुल, एडवेंचर पल्स हमारी कंपनी का नाम है डेफिनेटली। एंड हम लोग इसी चीज में स्पेशलाइज करते हैं पिछले 10 से 12 सालों में। तो डेफिनेटली आई थिंक आप आइए और एवरेस्ट बेस कैंप से लाइव रिपोर्टिंग कीजिए अगली बार। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू स्वराज बातचीत करने के लिए हमारे साथ। और जो भी इंटरेस्टेड हैं तो वो एडवेंचर पल से जुड़ सकते हैं माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए। थैंक यू स्वराज।